बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शुमाइला और आप सब मेरे स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि है स्टमक। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम लिवर का लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने लिवर का लेक्चर नहीं सुना तो यूट्यूब पर जाकर वो लिवर का लेक्चर सुन ले। चलिए, आज हम पढ़ेंगे स्टमक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टमक हमारी खुराक को किस तरह एब्जॉर्ब करता है, और इसका सबसे अहम रोल खुराक को ज़ख़ीरा करना ही है। और फिर इससे मुख्तलिफ पार्ट से होता हुआ ये किस तरह हमारी खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन तक कन्वे करता है, यही इसमें पढ़ेंगे। तो चलें स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टमक के कितने पार्ट्स हैं। देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ स्टमक। इसमें सबसे पहले आता है कार्डिया। कार्डिया हमारा एंट्रेंस पार्ट है, जहाँ से एसोफिगस के रास्ते हमारी खुराक स्टमक में एंटर होती है। सेकंड मेन पार्ट इसका है फंडस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फंडस हमारा मैदे का ऊपर वाला गोलाई हिस्सा होता है, और ये स्टमक के सेकंड पार्ट में शामिल किया जाता है। उसके बाद थर्ड है बॉडी। बॉडी स्टमक का सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये स्टमक के अंदर। उसके बाद नंबर 4 पे है पाइलोरोइड एंट्रम। ये हमारे स्टमक का नीचे वाला गोल पार्ट होता है, जिसके अंदर खुराक कुछ देर के लिए ज़ख़ीरा होती है, और इसको मज़ीद छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी खुराक को स्टमक का ये वाला पार्ट अपना फंक्शन करता है। नेक्स्ट है पाइलोरस। ये पाइलोरस वो जगह है जहाँ से हमारी खुराक वो स्टमक के सब पार्ट्स में से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। होप सो कि आपको इसके स्टमक के पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। स्टमक की लोकेशन, स्टमक कहाँ वाक़या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टमक हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद होता है। इसकी मेन लोकेशन है कि स्टमक हमारे एसोफिगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेंटर में होता है। जैसे कि हमने लीवर के बारे में पढ़ा था कि लीवर स्टमक के साथ बिल्कुल साथ होता है, लेकिन एसोफिगस से सीधी खुराक स्टमक में आती है, जहाँ पे 2 से 3 घंटे स्टमक के अंदर खुराक स्टे करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। चलें फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसके बढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, क्या स्टमक कौन कौन सा काम सर अंजाम देता है। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टमक जैसे ही हम खुराक खाते हैं एसोफिगस के रास्ते से होती है, वो हमारे स्टमक में पहुंचती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 से 4 घंटे या 2 to 4 आवर्स मैक्सिमम स्टे करती है, और ये स्टमक के अंदर ही ये प्रोसीजर होता है कि हमारी खुराक मिक्स भी यहाँ ही होती है। जैसे मतलब अगर हमने खाना खाया तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनेगी तो वो स्टमक के अंदर ही होगी, और मिक्सिंग और स्टेरिलाइजेशन का फंक्शन यहाँ पे ही होगा। स्टेरिलाइजेशन में HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा मतलब जो स्टमक के अंदर तेज़ाब बन जाता है उसको किस तरह एब्जॉर्ब करता है, और फिर वही स्टमक के अंदर से किस तरह ये एब्जॉर्ब होकर खुराक मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी के अंदर किस तरह फंक्शन कर रही होती है। और ये स्टमक, जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि मिक्सिंग, जैसे हमारी प्रोटीन या कोई भी चीज़ हमने जो खाई खुराक का हिस्सा हुई, उसने अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन किया, और फिर उससे स्टमक के अंदर, जैसे हम पानी पीते हैं या कोई भी और चीज़ जो उसके साथ ले रहे होते हैं, किस तरह उसको मिक्स किया और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की। ये इसके हो गए फंक्शंस। नेक्स्ट हम इसमें मज़ीद आपको एक दिलचस्प फैक्ट बता रही हूँ कि जैसे ही हम लोग, अगर फ़र्ज़ करें कि हमें किसी दिन भूख वगैरह ज़्यादा लगी और हमने खाना खाया, तो जैसे हमने अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके खाना खाया तो हमें ज़्यादा मतलब हमें
खुराक की ज़रूरत थी और हमने खाया तो हमारा स्टमक का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही हमने अगर स्टमक को मतलब जब स्टमक का साइज़ कम होगा तो उस टाइम पे हम खाना नहीं खा रहे होंगे, यानी कि जिस तरह एक बैलून को हम पम्प करते हैं तो वो फूल जाता है, इसी तरह जब हम खाना खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो स्टमक हमारा साइज़ में बड़ा हो जाता है। और जैसे ही हम खाना नहीं खा रहे होते या अपनी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उस टाइम पे हमारा स्टमक स्मॉल हो जाता है। तो मतलब अगर हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारा स्टमक बड़ा हो जाएगा और जैसे ही हम वो खुराक हमारी हज़म हो गई उसके बाद स्टमक अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे मैंने ज़िक्र किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जैसा आप सब जानते हैं कि ये एसिड तेज़ाब भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ही हमने बाकी खुराक खाई, खुराक के अंदर ज़ाहिर सी बात है जो भी चीज़ हम खाते हैं जब वो डाइजेस्ट होती है तो उसके अंदर तेज़ाब तो मौजूद होता है और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उस सारी खुराक को नॉर्मलाइजेशन हालत में लेके आता है। उसके बाद जैसे ही हमने स्टमक के अंदर जो भी स्टमक के अंदर वाले पार्ट पे जो लेयर होती है ना वो उस लेयर मतलब वो लेयर म्यूकस की तरह, जिस तरह म्यूकस हमारे नोज़ को प्रिवेंट करता है कि हम एक्स्ट्रा जो डस्ट वगैरह होती है वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जाएं नोज़ में, और अगर वो जाएं भी तो वो उस चीज़ को कवर अप कर लेता है। इसी तरह अगर हमारे स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा तेज़ाबियत है तो उसको जो स्टमक के अंदर एक लेयर होती है म्यूकस वो उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि तेज़ाब बहुत ज़्यादा स्टमक के अंदर नहीं बढ़ता। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और जैसी भी मेरी डायग्राम बनी है तो बस आपको समझ आनी चाहिए। तो बच्चे बात सिर्फ ये होती है कि हर चीज़ समझ के पढ़ें। अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो स्टडी मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो हम रट्टे मारे जाएंगे, वही चीज़ पढ़ी जाएंगे, तो वो उस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। चलें, आज का लेक्चर यही था। दुआ में याद रखिएगा। तब